मदारी और नाच करे बंदर। जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम। बैठ जाओ अरे वो आजा पब्लिक पर बोल रहे सर्वप्रथम संतोष भारतीय जी विख्यात पत्रकार व अंतर्राष्ट्रीय सूफी समाज के हमारे आदरणीय सूफी जलानी जी पधारे, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। स्वागत भाषण के लिए मेरा निवेदन रहेगा। अन्ना हजारे जी जब रामलीला मैदान में दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठे थे, एक क्रांतिकारी साथी के रूप में परिचित हैं आदरणीय संतोष जी भारतीय साहब। आदरणीय अन्ना जी के साथ जो दिल्ली से टीम आई है वो सभी के सभी और गंगानगर के बहादुर नागरिक बंधुओं, मैं गंगानगर की धरती पर आदरणीय अन्ना साहब का और उनके साथ आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हुआ, आप लोगों के बीच में ज्यादा समय नहीं लगाता हुआ हम एक ही विश्वास दिलाते हैं अन्ना जी को कि अन्ना साहब, आपने जब सबसे पहले मशाल जलाई थी तो गंगानगर में भी एक जोरदार मशाल जली थी और गंगानगर के लोगों ने आपके समर्थन में और इस देश के समर्थन में जोरदार आंदोलन किया था। जब भी आप आवाज लगाएंगे, पूरे देश को आवाज लगाएंगे, जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम आपको वचन देते हैं और वायदा करते हैं कि गंगानगर में बराबर की आग लगेगी। जब भी हिंदुस्तान के अंदर इस देश का नौजवान आगे आएगा, गंगानगर का नौजवान, गंगानगर का बुजुर्ग, गंगानगर का मजदूर, किसान और व्यापारी पूरी ताकत से के साथ आगे आएगा। गंगानगर की धरती पर हम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत बहुत स्वागत करते हुए धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, एक जोरदार नारा लगाते हुए वंदे वंदे। अन्ना तुम संघर्ष करो, अन्ना तुम संघर्ष करो। धन्यवाद। हम महात्मा गांधी के रूप में श्री अन्ना हजारे को आज गंगानगर में देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। भारत माता की। सभी बैठ जाए, मेरे बार बार निवेदन पे भी आप बैठ नहीं रहे। हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? पीछे कुर्सियों पे जो शांति से लोग बैठे हैं, कृपया वो भी देख पाए। मेरा निवेदन रहेगा, सामाजिक कार्यकर्ता वे इस मुहिम में जुटे हुए हमारे साथी सामाजिक कार्यकर्ता भाई अजय सिंह जी ग्रेवाल सिर्फ 1 मिनट के लिए बोले। मित्रों, मैं नमन करना चाहूंगा इस देश के हजारों लाखों शहीदों को जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। जलियांवाले बाग के कत्लेआम का बदला लेने के लिए उधम सिंह गए थे और वहां गोली चलाई थी। जब उन पर मुकदमा चल रहा था तो वहां न्यायालय में एक युवती भागती आई, जज के कहने लगी, जज साहब, मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है और मुझे कुछ पूछना है इस नौजवान से। जज ने कहा आ गया है। उसने पूछा, भाई साहब ये बताइए, आपके रिवॉल्वर में 6 गोलियां थी, 3 गोलियां थे आपने जनरल डायर को मार दिया और 3 गोलियों से आप मुझे मारा उधम सिंह ने। कह बहन,
मैं भारतीय हूं और हर भारतीय की संस्कृति यह सिखाया जाता है कि महिलाओं पर हाथ नहीं उठाना। दोस्तों, आज क्या हो रहा है देश में? देश की सरकार सोई हुई है। 5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म हो रहा है और ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, मैं आह्वान करना चाहता हूं, ऐसी सरकारों को अन्ना हजारे जी के आह्वान पर उखाड़िए। अन्ना हजारे, संघर्ष करो। मैं श्री अन्ना हजारे जी को यह भी बताना चाहूंगा कि श्री गंगानगर की ये पावन धरती, जो पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के दंगे होते हैं, इस गंगानगर की भूमि में ऐसा तप है, ऐसी ये भूमि है, ऐसी भाईचारे की भूमि है कि गंगानगर में कभी भी ऐसा तनाव देखने को नहीं मिला। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जैसे संत के जब पांव इस धरती पर आए हैं, तो हम भविष्य में भी किसी प्रकार के दंगा फसाद गंगानगर में नहीं होने देंगे। मैं प्रख्यात पत्रकार व विचारक श्री संतोष जी भारतीय जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार रखें। अगर उन्होंने गलत बताया तो भी अपने लिए तालियां बजाइए और सही बताया तो तब तो और बजाइए। उन्होंने मुझे ये कहा कि ये गंगानगर के लोग, थोड़ी दूर पर पंजाब है, वहाँ पे 84 में दंगे हुए, लेकिन गंगानगर में उसकी हवा तक नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि गंगानगर के लोगों में जाति पाति धर्म के प्रति कोई प्यार नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक होकर के रहते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको अपने एक साथी का नमस्कार कहता हूं, जनरल वीके सिंह साहब का। आप जानते हैं पत्रकार साथी घुमा घुमा के सवाल करते हैं। अन्ना से पत्रकार साथियों ने सवाल किए, अन्ना ने जो जवाब दिए दरअसल मुझे भी नहीं मालूम था, हमारे साथियों को भी शायद नहीं मालूम है और आप सब में तो बहुतों को नहीं मालूम होगा। हमारा देश कहा जाता है कि संविधान के हिसाब से चलेगा। देश के में जितने कानून बनते हैं वो संविधान के दिशा निर्देशों के हिसाब से बनते हैं। कोई भी कानून संविधान के दिशा निर्देशों के खिलाफ अगर बनता है तो वो कानून नहीं रह जाता। उसको बदलने का, उसको खारिज करने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। पर मजे की चीज यह है कि हमारे संविधान की एक बुनियादी व्याख्या के खिलाफ इस पूरे देश में एक बड़ी साजिश चल रही है। अन्ना उस साजिश की अपील लेकर के आप सबके पास आए हुए हैं। साजिश क्या है? जो हमारे पत्रकारों ने पूछा और जिसको अन्ना ने आज प्रेस वालों को बताया। संविधान जब बना था 1947 के बाद, संविधान सभा थी जिसमें देश के सारे बड़े नेता शामिल थे। उस समय पार्टियां भी थीं, जैसे कांग्रेस पार्टी थी, हिंदू महासभा थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थीं। लेकिन हमारा जो संविधान बना और जिन लोगों ने ये संविधान बनाया, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हों, या पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, या सी राजगोपालाचारी रहे हों, इन सब लोगों ने संविधान सभा में एक ऐसा संविधान आदर्श बनाया कि हिंदुस्तान इसके हिसाब से चलेगा। और इन पार्टियों के रहते हुए भी इन नेताओं ने संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि लोकसभा में पार्टियों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे, लोकसभा का नेता सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा। ये उस संविधान में कहीं नहीं लिखा है। हुआ क्या? एक इलेक्शन कमीशन बनाने का प्रावधान संविधान में है। संविधान ने इलेक्शन कमीशन बनाया और इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी सौंपी, ये संविधान कहता है। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, पत्रकार भाई, सिर्फ एक जिम्मेदारी सौंपी, उम्मीदवारों को जांचना कि वो खड़े हैं तो वो नियम कायदे के कानून के तहत हैं या नहीं है, और दूसरा चुनाव करवाना। इसके अलावा तीसरा काम चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? उसने संविधान द्वारा दिए हुए इस अधिकार को, उसकी अवहेलना करते हुए उसने पार्टी सिस्टम क्रिएट कर दिया कि पार्टियां बनेगी, पार्टियों के चुनाव चिन्ह होंगे, पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़ी करेंगी और सबसे बड़ी पार्टी का उम्मीदवार, उनका नेता देश का प्रधानमंत्री होगा। यह संविधान कहीं नहीं कहता। इसकी वजह से क्या हुआ?
इस देश में गणतंत्र, लोकतंत्र समाप्त हुआ, वोटर की मर्यादा समाप्त हुई, वोटर का अधिकार समाप्त हुआ और पार्टियों का अधिकार लागू हो गया। और जिसकी वजह आज भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध है। हमारे देश में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिसको नशे की लत पड़ जाए वो सिगरेट के नशे के बिना सवेरे बाथरूम या बीड़ी के नशे के बिना बाथरूम नहीं जाता, कहता अब पीते ही रहो, कौन इसको छोड़े, परेशानी में फंसे। जिसे शराब की लत है वो छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसका वो आदी हो चुका है, एडिक्ट हो चुका है। हमारी बहनें जिन्होंने शराब के खिलाफ आंदोलन चलाया उनको मालूम होगा कि कितना उन्होंने कष्ट सहा होगा इस आंदोलन को चलाने में, शराब छुड़वाने में। ये नशा, देश को एक नशे की आदत पड़ गई और उस नशे से उबरने के लिए अब हम तैयार नहीं हैं कि हम पार्टियों के खिलाफ कुछ सोच भी सकें। लेकिन इस मुल्क में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अन्ना कहते हैं ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। तो आज़ादी की दूसरी लड़ाई किस चीज़ से? आज़ादी। आज़ादी चाहिए भ्रष्टाचार से, आज़ादी चाहिए महंगाई से, आज़ादी चाहिए बेरोजगारी से, आज़ादी चाहिए अपराध से, आज़ादी चाहिए इन भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट पार्टियों से। ये है आज़ादी की दूसरी लड़ाई। इस दूसरी लड़ाई की आज़ादी का नेता अगर कोई हो सकता है तो वो आप हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पुरखों ने, आपके पुरखों ने हाथ में तिरंगा लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी और इनकलाब जिंदाबाद कहा था। मेरे एक साथी दोस्त पत्रकार ने आज मुझसे पूछा आप क्यों इसमें साथ हैं? मैंने उनसे कहा कि मुल्क की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब आपको अपने दायरे तोड़ने पड़ते हैं, अपनी सीमाएं तोड़नी पड़ती हैं, अपने हिम्मत का हौसला दिखाना पड़ता है। अगर आप ये नहीं दिखाएंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क में अराजकता आ जाएगी, मुल्क में अपराध बढ़ेंगे, मुल्क में बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी बेरोजगार जिसके पास काम नहीं है और जो भूखा है वो दूसरे की गर्दन के ऊपर हाथ डाल के उसकी जेब से पैसे निकाल लेगा। वो अपराध नहीं है, वो अभाव से, इस सरकार की नीतियों की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, भूख की वजह से अपराध करता है। और नक्सलवादी जो हाथ में हथियार लेकर के घूम रहे हैं, मुझे आपके प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि अब तो राजस्थान भी नक्सलवादियों के समर्थन के दरवाजे के ऊपर खड़ा हो गया है। अगर राजस्थान में नक्सलवाद पनप रहा है तो ये इसलिए नहीं पनप रहा है कि लोग जानबूझ के अपनी जान देना चाहते हैं, इसलिए पनप रहा है क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। अगर हम घूस न दें तो हमारा इंटरव्यू में बुलावा नहीं आता, सिलेक्शन की तो बहुत दूर की चीज है। नौजवान पढ़ लिख करके बेकार होता है, जवान बहन की शादी नहीं हो पाती, कोई सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए नक्सलवाद बढ़ रहा है। किसानों को खेत की पैदा की हुई फसल की उपज नहीं मिलती, क्या होता है? किसान देश में आत्महत्या कर रहा है। आंकड़ा कहता है कि हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। जब ये स्थिति हो जाए तो मैं सिर्फ कागज पे लिख करके या टेलीविजन पर बोल करके अपना कर्तव्य पूरा मान लूं तो मुझसे ज्यादा गद्दार कोई नहीं होगा। अपने देश के प्रति अगर आप प्यार है, अपने देश के प्रति अगर मोहब्बत है तो अब चाहे पत्रकारिता का दायरा हो, चाहे शिक्षक का दायरा हो, चाहे लेखक का दायरा हो, चाहे नाटककार का दायरा हो, अपना दायरा छोड़कर लोगों को उनके हक दिलाने की आवाज में अपनी आवाज मिलानी पड़ेगी। हमारे देश में 120 करोड़ लोग हैं, उनमें सिर्फ एक आदमी इस स्थिति के खिलाफ अपना हाथ खड़ा कर रहा है, अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, और वो शख्स आपके सामने बैठा है, अन्ना हजारे। तो क्या अन्ना हजारे के समर्थन में एक नारा लगा करके हम चुप हो जाएं कि अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं? अगर सिर्फ इतना आप मानते हैं तो आप ये निश्चित मानिए कि आप अपने बच्चे के भविष्य के ऊपर पलीता लगा रहे हैं, उसको जहर पिला रहे हैं। अगर बच्चे का भविष्य बनाना है, अगर इस देश का भविष्य बनाना है तो अन्ना के साथ 4 कदम चलने की तैयारी रखनी चाहिए। और वो 4 कदम चलने की तैयारी 3 तरह से हो सकती है कि अन्ना को सिपाहियों की जरूरत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस व्यवस्था से लड़ने के लिए, गांवों की सत्ता दोबारा स्थापित करने के लिए,
बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के संपूर्ण विनाश के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों की जरूरत है। अन्ना चाहते हैं कि ऐसे लोग, यहां बैठे हुए लोग और जो यहां नहीं बैठे हैं, अपने घरों में भी हैं, उन्हें बताएं कि वो लोग जो अन्ना को अपनी जिंदगी का 1 साल, पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ इस लड़ाई को लड़ने के लिए सिर्फ 1 साल जो दे सकते हैं, वो अभी अपनी जेब से कागज निकालें, उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता लिखें, मेरे हाथ में वो पर्चियां दे दें। आप सबको मेरा जय हिंद। जब कोई योद्धा युद्ध के मैदान में लड़ाई के लिए उठ खड़ा होता है, तो भले यहाँ हो या दिल्ली में बैठा हो, ऐसे जनरल वीके सिंह साहब गंगानगर के इस तपती हुई धूप में पिंडाल के अंदर मौजूद इस शहर का बहादुर नौजवान, बहादुर जनता। आज मुल्क हमारा, ये देश जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, समस्याओं से जूझ रहा है। हर तरफ अजीब सा माहौल है, चाहे वो राजस्थान का प्रांत हो, चाहे दीगर और सूबा, दीगर और स्टेट, दीगर और प्रांत हो। हिंदुस्तान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां समस्याएं न हो, मुश्किलात न हो, प्रॉब्लम न हो, मसाइल न हो। जब हम गौर करते हैं, जब सोचते हैं, जब देखने की कोशिश करते हैं, तो गंगानगर की धरती ही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज हिंदुस्तान की आम जनता समस्याओं से जूझ रही है। इस कदर समस्याएं बढ़ गई हैं, इस कदर मुश्किलात बढ़ गए हैं, इस कदर मुश्किलात का सामना हिंदुस्तान के आम बाशिंदों को करना पड़ रहा है कि जिसके लिए वो सोचता रहता है, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या दोपहर हो या शाम, इसी फिक्र में रहता है कि आखिर ये भ्रष्टाचार, ये करप्शन, ये बदनज़मी, ये बदअमनी, ये ऐसा माहौल कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम और आप इस सोच में, इस फिक्र में हमेशा मुब्तला रहे कि चाहे राजस्थान की गवर्नमेंट हो, हरियाणा की गवर्नमेंट हो, दीगर और प्रांतों की गवर्नमेंट हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यूपी हो, भारत की सरकार क्यों न हो, हर तरफ भ्रष्टाचार का माहौल है। ये आम पब्लिक, ये आम इंसान, ये आम जनता परेशानी के माहौल से अपना जीवन बसर कर रहा है, अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ऐसे माहौल में अगर कोई मसला आ जाता है और जब वो सोचता है कि हमारी ये समस्या कैसे समाधान होगी, हमारे मसले कैसे हल होंगे, तो सिर्फ सोचता रह जाता है, फिक्र करता रह जाता है, लेकिन उसके सामने कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता है जिसके मसाइल को हल कर दे। मैं बताना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान की आम जनता तरह तरह की परेशानियों से जूझ रही थी, तरह तरह के सोचो फिक्र में मुब्तला थी। हम और आप इसी फिक्र में थे कि आखिर वो देश जिसे आजाद अंग्रेजों से कराया था, इस देश के वासियों ने, आखिर हमें मिला क्या। आज भी हम मुश्किलों में, परेशानियों में जूझ रहे हैं, अपनी जिंदगी जीवन बसर कर रहे हैं। दोस्तों, जब हिंदुस्तान की आम जनता परेशान होकर के तराह तराह करने लगी, सोचने लगी, कभी पूरब देखती थी, कभी पश्चिम, कभी उत्तर देखती थी, कभी दक्षिण, कि आखिर है ऐसा शख्स, आखिर कोई है व्यक्ति, ऐसा शख्स, ऐसा कोई आदमी है मर्द मुजाहिद, चाहे कोई ऐसा योद्धा बहादुर जो मैदान में आकर हमारी समस्याओं का समाधान कर सके, आम हिंदुस्तानियों की न्याय दिला सके, आम हिंदुस्तानियों के मसाइल को हल कर सके। मगर गंगानगर की धरती के बहादुर लोगों को बताना चाहूंगा, जब हिंदुस्तान की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आम जनता इस सोच में थी कि आखिर कोई ऐसा हमारा अमीर होगा, कौन ऐसा हमारा कारवां का सरदार होगा जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, तो हमें कोई नजर नहीं आता था। लेकिन जब महाराष्ट्र की धरती पर, जब रालेगांव की धरती पर, जब हमारी आपकी आंखें पड़ी और जब देखा कि धन्य हो वो मां जिसकी कोख से ऐसा बहादुर, जिसे अन्ना हजारे कहते हैं, जिसने जन्म लिया और उसने आवाज दी, ऐ भारत के वासियों, अभी अन्ना हजारे जैसा सेवक इस भारत के अंदर मौजूद है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के तख्तो ताज को बदल देंगे, मगर हिंदुस्तान की आम जनता को न्याय दिलाने के बाद ही
देंगे। आज गंगानगर की धरती पर अन्ना हजारे जैसा शेर नहीं, शेरे बगल बैठा हुआ है, जिसकी दहाड़ने पर हिंदुस्तान की कोई भी सरकार हो वो ठठुरने लगती है, कांपने लगती है, थरथराने लगती है। दोस्तों, ये लड़ाई जिसे हम कहते हैं आजादी की दूसरी लड़ाई है, ये लड़ाई अन्ना हजारे ने छेड़ी है, मगर ये लड़ाई अन्ना हजारे की नहीं, ये लड़ाई इस देश की है, इस हिंदुस्तान की है, इस भारत की है और इस देश के आम जनता की है। इस लड़ाई में अगर कामयाबी होती है तो इस देश की कामयाबी होती है, इस देश के आम जनता की कामयाबी होती है। आज तपती हुई धूप में अन्ना हजारे की वाणी को सुनने के लिए, अन्ना हजारे की बातों को सुनने के लिए अगर आज आप यहाँ पर आए हैं तो इसके मतलब ये पता चल रहा है कि कुछ न कुछ हिंदुस्तान की आम जनता को, गंगानगर की धरती के रहने वाली आम पब्लिक के सीने में वो टीस है, वो तकलीफ है, जिस तकलीफ को शेयर करने के लिए आज अन्ना हजारे की सभा में आज मौजूद है। लेकिन अन्ना हजारे की मुहिम, अन्ना हजारे का ये आंदोलन, अन्ना हजारे का एहतजाज, अन्ना हजारे की ये मुहिम जिसे छेड़ी है, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान की आम जनता को न्याय मिलेगा। और आज हिंदुस्तान की आम जनता जो परेशानी के माहौल से दो चार है, ये परेशानियों का खात्मा होगा। वो जलियांवाला बाग, वो अमृतसर की धरती जहां शहीदों के माथे पर जो है सर को झुकाकर उस मिट्टी को माथे पर लगाकर अन्ना हजारे जैसे ने नमन करते हुए संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की, शपथ ली, हलफ लिया कि ये जीवन तुम शहीदों के नाम है। जब तक कि इस देश की आम जनता को न्याय नहीं मिल जाता है, अन्ना हजारे अपने आप को पीछे नहीं करेगा। आज अन्ना हजारे जैसे 75 साल जिंदगी गुजारते हुए चाहता तो ये व्यक्ति, ये शख्स, ये आदमी कहीं आराम से अपने जीवन को बसर कर रहा होता, अपनी जिंदगी को गुजार रहा होता, लेकिन हृदय में पीड़ा है, सीने में तकलीफ है, दिल में जो है दुख और दर्द है, अपना नहीं देश का दुख दर्द है, देश के आम जनता की तकलीफ है। और उस तकलीफ को खत्म करने के लिए आज गंगानगर जैसी धरती पर विराजमान है। ये आपकी लड़ाई, ये आपकी मुहिम, आपका आंदोलन, आपका मूवमेंट, जिसे आप कांधे से कांधा मिलाकर आने वाले समय में इन भ्रष्टाचारी सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अन्ना हजारे जैसे का मिशन जो हिंदुस्तान का मिशन है, इसे आप कामयाब बनाएंगे। और इस कामयाबी में आपकी कामयाबी इस देश की कामयाबी है। आज इस देश को विकास की तरफ जाना चाहिए, इस देश को कामयाबी की तरफ जाना चाहिए, इस देश को तरक्की की तरफ जाना चाहिए, मगर इन सफेद पोशों ने, इन पॉलिटिकल पार्टियों ने, इन राजनीतिक व्यक्तियों ने, इन सियासी जमातों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, इन लोगों ने विनाश का कार्य किया है, विकास का काम नहीं किया है। और इन विनाशकारियों को विनाश की ओर पहुंचाते हुए अब देश के जनता के विकास के लिए हमें उठ खड़ा होना है। और आने वाले सितंबर में जब जन संसद के लिए अन्ना हजारे दिल्ली की धरती से आवाज दे, तो हमें यकीन और विश्वास दिलाना होगा कि अन्ना हजारे जी, जब आप भारत की राजधानी दिल्ली से आवाज देंगे, उसमें गंगानगर की धरती के आम बहादुरों का सबसे ज्यादा योगदान होगा। और योगदान ही नहीं, अगर देश को दोबारा आजाद कराने के लिए बलिदान देना पड़ा तो हम भी भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव की तरह अपने आप को इस देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। सूफी संत जी ने बताया, रालेगंज सिद्धि महाराष्ट्र की वो जगह है। जब मैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए गया तो मुझे पता लगा महज 120 किलोमीटर ये संत वहां विराज रहे हैं। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा शिरडी साईं बाबा के दर्शन तो गंगानगर भी फोटो लगी हुई है, लेकिन ऐसे महान संत जो गांधी जी के अनुरूप हो, हमने गांधी को तो नहीं देखा, लेकिन गांधी जी जैसे गांधी का रूप ही अन्ना हजारे वहां है। गंगानगर की जनता आपके साथ रहेगी, कंधे से कंधा मिला के चलेगी। भारत माता की, भारत माता की, अन्ना हजारे जिंदाबाद, अन्ना हजारे संघर्ष करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भारतीय जी, आदरणीय जिलानी साहब,
मेरे सामने बैठे हुए माता बहनें, आदरणीय व्यक्ति, भाई और बहनों, सबसे पहले गंगानगर में जब मैं रामलीला मैदान में बैठा था, उस टाइम पर राजस्थान के धरती पर हमारे भाई बहन माताओं ने जो उसको साथ दिया था, जगह जगह पर अनशन किए थे। गंगानगर में भी आप लोगों ने जो उसको योगदान दिया था, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, आपका ऋण व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है। हमारे बहनों ने एक बात जो कही मुझे बड़ा अच्छा लगा, शराबबंदी के लिए माता बहनों ने जो काम किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे गांव में 40 शराब की भट्टी थी, 40 शराब की भट्टी। आज आप देखेंगे 16 साल हो गए बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए नहीं है, 16 साल हो गए। ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है कि शराब पिया और पहलवान हो गया, गुटखा खाया और पहलवान हो गया, कोई उदाहरण नहीं। फिर लोग क्यों करते हैं ये? पैसे की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, सामाजिक बर्बादी क्यों करते हैं लोग? उसका कारण ये है, अपने जीवन पर सोच नहीं है कि मैं कौन है, मैं आया कहाँ से, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, सोच नहीं है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, बहुत से लोग जन्म में आए हैं ना, खाओ पियो चैन बाजी करो, एक दिन मरना तो है। क्या सोच करते हैं? खाओ पियो चैन बाजी करो, एक दिन मरना तो है। और इसलिए कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं और कैसे निकल जाते हैं। अरे मनुष्य जीवन में आए, सिर्फ खाए पिए और एक दिन चले गए, तो पशु और हमारे में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अंतर इतना है, पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, हम ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। फर्क इतना है, खाना पीना और मरना। पशु और हमारे में क्या अंतर है? इन बातों को जीवन में सोचना जरूरी है, इन बातों को जीवन में सोचना जरूरी है। इसलिए माता बहनें जो काम कर रही है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि कोई उसके लिए कोई लाभ, शराब से कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी क्यों करते लोग। तो उनके लिए माता बहनों के लिए धन्यवाद। अभी जो हमारे भारतीय जन ने बताया, जिलानी साहब ने भी बताया, हम लोग जो घूम रहे हैं सब इतने गर्मी में, ये क्या हमारा कोई लाभ है क्या? कोई लाभ नहीं, इतना भी लाभ नहीं है। क्योंकि मेरी उम्र थी 26 साल की, मैं यंग था, और 26 साल की उम्र में मैंने तय किया, एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आई, जीवन समझ में आ गया, और 26 साल की उम्र में मैं तय किया कि जब तक जीना समाज और देश के सेवा के लिए, और मरना समाज और देश के सेवा के लिए। 26 साल की उम्र में मैं तय किया कि सेवा में अपना जीवन देना। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए मैं सोचा शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। मेरा घर है गांव में, गांव में घर है, खेती बाड़ी है, 3 भाई है। 40 साल हो गए घर में जाकर, घर में गया नहीं कभी 40 साल में। मेरे भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं है। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा, कहीं पर भी बैंक बैलेंस नहीं। 6,000 रुपये पेंशन मिलती है, वो भी बंटवारा कर देता, कुछ रखता नहीं। 55 लाख रुपए के मुझे अवार्ड मिले, कैश अवार्ड, उसका मैं ट्रस्ट कर दिया, उससे 5 लाख रुपए ब्याज आ जाता है। 30-35 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ, कुछ रखता नहीं। मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, बस कुछ नहीं रखा। लेकिन महाराष्ट्र में 6 भ्रष्टाचारी मंत्री का विकेट लिया, 6 मंत्री चले गए घर, करप्टेड लोग।
400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग। मैं क्यों कहने जा रहा हूं, मैं अपने जीवन में व्रत लिया और मेरी ऐसी धारणा है, अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो मेरा सौभाग्य होगा, वो देश और समाज के भलाई के लिए मृत्यु आ गया। इसलिए मृत्यु हथेली पर लिया है, मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु हथेली पर लेकर घूम रहा हूं और इतने गुंडों से, बड़े बड़े गुंडों से लड़ रहा हूं कि मृत्यु हथेली पर है। 2 बार मुझे मंत्रियों ने 30-30 लाख रुपए की सुपारी दी मारने के लिए, अन्ना को खत्म करना, 30-30 लाख रुपया। लेकिन मारने वाले जो थे ना, मारने वाले ने बताया ये अन्ना के साथ में जो है ना उनको मारते हैं, लेकिन अन्ना को नहीं मारेंगे, ये तो साधु पुरुष है, नहीं मारा। मेरे कहने का मतलब है कार्यकर्ताओं ने अपना चारित्र को संभालना, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन में दाग नहीं लगने देना कोई। अगर दाग लग गया ना तो बेचैन करता है, रात को नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है, एयर कंडीशन में भी दाग लग गए तो। इसलिए दाग नहीं लगना जीवन में, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन में थोड़ा सा त्याग ये करना ही पड़ता है। अरे खेती में हम देखते हैं ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है ना खेती में, ये दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है, लेकिन कब नजर आता है, पहले एक दाना को त्याग करना पड़ता है, एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है तब भुट्टा नजर आता है। पहले एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नजर आएंगे। आज जरूरत है इस देश के लिए वो एक दाने की, जमीन में जाने वाला। मैं तय किया कि जमीन में जाना, वो दाने की जरूरत है। लेकिन बहुत से दाने ऐसे सोचते हैं जमीन में क्यों जाना, मुझे तो रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है, मैं जमीन में क्यों जाना। कई दाने सोचते हैं जमीन में क्यों जाना। जो दाने ऐसे सोचते हैं कि जमीन में क्यों जाना, अरे जो दाने जमीन में नहीं जाते हैं वही दाने नष्ट हो जाते हैं। क्यों? जो दाने जमीन में नहीं जाते हैं वही दाने चक्की में जाते हैं, पीसते हैं और आटा बन जाता है उनका। आटा कौन से दानों का बनता है? जो जमीन में नहीं गए, चक्की में गए, आटा बन गए। 75 साल की उम्र में इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी दाग जीवन में। और इसके कारण ये बड़े बड़े गुंडों के साथ लड़ रहा हूँ। ये दाग नहीं है ना, तो कार्यकर्ताओं में इन बातों को ध्यान रखना, अपने चारित्र को संभालना। आज हम घूम रहे, हमारे गिरानी साहब ने भी आपके सामने बात रखी है, भारतीय जी ने भी रखी है, कि हम लोग जो घूम रहे हैं ये सिर्फ लोगों को जगाने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए। ये जो जनतंत्र है ना, आप जनतंत्र के माध्यम से जनतंत्र यात्रा, क्या है जनतंत्र, कब आया जनतंत्र? 26 जनवरी 1950। उस दिन प्रजा की सत्ता आ गई इस देश में, प्रजा मालिक हो गई, सरकारी तिजोरी जनता की है, मालिक हो गई। राष्ट्रपति ने क्या किया? IAS, IPS, IFS समिति अफसरों का चयन किया और उनको कहा आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, सब फैसिलिटी देंगे, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते अपने काम करना। गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट कौन? जनता, और सर्वेंट है सेवक। पूरे ऑफिसर जनता के सेवक है। हम जिनको भेजा वो भी जनता के सेवक है, ये दोनों भी जनता के सेवक है। मालिक कौन है? जनता। और मालिक ने देखना चाहिए था ना, मैंने सेवक भेजा वो सही काम कर रहा नहीं कर रहा। मालिक ने सेवक को भेजा और मालिक ही सो गया, और मालिक सोने के कारण मालिक के तिजोरी की चोरी होना शुरू हो गया। आस्ते 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 इतनी चोरी हो गई, तिजोरी का गड़गड़ा। अभी हम कर्जा लेकर विकास के सपना देख रहे हैं, उसमें भी चोरी है।
जनता ने जनता के लिए जन सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो जनतंत्र कहाँ है आज? जनतंत्र आज जनतंत्र कहाँ है? जनता ने जनता के लिए। वो जनतंत्र की बात यह है कि सरकारी तिजोरी में जमा हुआ पैसा वो जनता को पूछकर खर्चा करना, बनाते समय जनता का सहभाग लेकर ड्राफ्ट बनाना, ये सब बातें होना जरूरी था। नहीं किया है, नहीं किया और हमें पता नहीं चला, इसलिए हम घूम रहे हैं। आज वो जनतंत्र नहीं रहा, उसका कारण क्या है? जनतंत्र पर पक्षार पार्टी तंत्र का अतिक्रमण हुआ। पक्षार पार्टी ने नेस्तनाबूद कर दिया इसको। इसीलिए भारतीय ने जो अभी आपके सामने रखा था कि पक्षार पार्टी ने जनतंत्र पर अतिक्रमण किया, पक्षार पार्टी तंत्र का शिकार हो गया, फिर पक्षार पार्टी ने सत्ता काबिज करने के लिए सोचा। एक पक्ष ने सोचा, दूसरे पक्ष ने सोचा, तीसरे पक्ष ने, और आपस में फिर पक्ष और पार्टी में सत्ता के लिए होड़ लग गई। जो भी उम्मीदवार खड़ा करना है वो गुंडा है चलेगा, घटका है चलेगा, लुका है चलेगा, वोटिंग का गड्ढा है ना उसके पीछे। ऐसे लोगों को पक्ष और पार्टी ने टिकट दिया। देश की आगे की नीति निश्चित करने के लिए दिल्ली में हम लोग जन संसद बुला रहे हैं, लेकिन वो जन संसद जब दिल्ली में बुलाएंगे ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हम 1 साल मांग रहे हैं कार्यकर्ताओं के लिए। आज तक 10,000 लोगों के नाम आ गए और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि गंगानगर में भी 166 कार्यकर्ताओं ने अपने नाम भर दिए। 166। अब इन सबको हम बुलाएंगे, उनको ज़्यादा नहीं, 4 दिन या 5 दिन का ट्रेनिंग देंगे क्या करना है। और वो ऊपर पर नहीं, जड़ में, गांव में जाना, गांव में जाना, गांव के लोगों को जगाना है। एक पक्ष और पार्टी तंत्र को नेस्तनाबूद करके जनतंत्र फिर से देश में आना, ये जनतंत्र आ गया तो सही लोकशाही आ जाएगी। ये काम हमें करना है और असंभव नहीं है, संभव है, ये संभव है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हैं, आप सब ने यहाँ सहयोजक सब है, सहयोजक ने ये जो प्रोग्राम बनाए हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की।